नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक अजीब-सी चीज़ इसलिए हुई, अजीब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अ, केंद्र सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला और जिसके अनुसार पूरे देश में एक कवायद की जा रही है कि भई पूरे देश में रथ चलाए जाएँगे और उसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा अ, का एक आयोजन हो रहा है, जो सरकार के तौर पे हो रहा है, वो कोई पार्टी विशेष का नहीं है। और उसमें ये कहा गया है कि जो रथ प्रभारी होंगे, इनको रथ की ज़िम्मेदारी होगी। जैसे अश्वमेध यज्ञ में भई सबको ज़िम्मेदारी थी ना कि आप कैसे घोड़ा लेके जाइए और कैसे विश्व विजयी बनाइए। तो इस बार जो ये यज्ञ है, इसमें पार्टी के लोग अब नहीं जाएँगे। पार्टी के लोग नहीं बताएँगे कि बीजेपी ने क्या अच्छा-अच्छा काम किया। अब ये काम सरकारी अधिकारियों से लिया जाएगा कि जाइए और बताइए कि ये जो मोदी सरकार है, इसने कितने अच्छे-अच्छे काम किए। अ, इसके लिए जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के लोगों की मांग है। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये 25 नवंबर से 25 जून तक चलेगी। करीब-करीब 7 हफ्ते की है और इसमें देश के 765 जिले और 2,69,000 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा। मतलब पूरे देश में एक-एक जिसको कहते हैं ना नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। अब इसमें जो जो महा जहाँ से क्यों ये चर्चा में हो रही है, इस पे चर्चा कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने 18 अक्टूबर को एक पत्र लिखा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और वो पत्र लिखा गया प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली को। फिर उसकी कॉपी दी गई प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यूपी के और मतलब अलग-अलग लोगों को। उस टैक्स में ये लिखा गया उस पत्र में ये लिखा गया है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कम से कम जो इनको लिखा गया है दिल्ली वाले को, इनको कहा गया आप कम से कम 15 अफसरों का को नॉमिनेट कीजिए। इधर यूपी वालों से कहा गया 7-7 करिए, मतलब अलग-अलग जगह किया गया है। और इस पत्र में हवाला दिया गया है, रेफरेंस दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के 17 अक्टूबर के लेटर का। 17 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ऑफ और उसके साथ एन्क्लोज़ किया गया है। और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने एक लेटर लगाया है कृषि मंत्रालय का, 14 अक्टूबर का। तो मतलब ओरिजिनली 14 अक्टूबर का एक लेटर है, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का है 17 का और 18 का ये लेटर फाइनेंस का है, वित्त मंत्रालय का है। अब इसमें कहा ये गया है जो इसको इसका स्कोप ऑफ वर्क ये बताया गया है कि वो पूरे देश में घूम-घूम के उत्सव है, सेलिब्रेशन है और शोकेसिंग ऑफ जो भारत सरकार का पिछले 9 वर्षों का अचीवमेंट है, जो उनकी योजनाओं की सफलता है, उसका उत्सव मनाना है और उसको शोकेस करना है, लोगों को बताना है। अब इसका कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ये जो मोदी सरकार की एक आदत ये है कि सारे काम बिल्कुल नी जर्क रिएक्शन के साथ करती है। 18 का लेटर है और उस पत्र में कहा गया है कि आज ही के दिन 18 ही तारीख को आप अपने अफसरों को नॉमिनेट कर दीजिए। नॉर्मली भाई ये होता है कि आप कोई चिट्ठी भी गई 2 दिन के अंदर वो नहीं, आज अब ये 18 को कब लिखा गया है, कब पहुँचेगा, कब वो देखेंगे, ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन उसी दिन इसको अ, इस पे कार्रवाई होनी है। हो सकता है पहले से हो गया हो, ये तो कागज़ जिसको कहते हैं ना, उसको कागज़ का पेट भरने के लिए ये सब पत्र लिखे जा रहे हैं। इसके हवाले से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने कहा कि भई आप ये क्या कर रहे हैं? सरकार की सारी एजेंसीज़ हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, अ, जितने इस तरह के विभाग हैं, वो सब अब ऑफ़िशियली प्रचारक बन गए हैं। उनको प्रचार करने का काम दे दिया गया और वो आपके प्रचारक बन गए हैं। वो सरकारी काम की जगह अब वो लगता है पार्टी के प्रचारक हैं। खड़गे जी ने ये भी कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा के लिए ये आवश्यक है कि ऐसे सरकारी आदेश जिनसे कार्यपालिका का राजनीतिकरण हो, उसको तुरंत आप विथड्रॉ करिए, तुरंत उसको वापस लीजिए। क्योंकि उन खड़गे जी का ये मानना है और हम सब लोगों का ये मानना है कि इस तरह से अगर आप ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकल कामों में लगाएँगे, तो वो उसका राजनीतिकरण होगा। इ मैं याद के लिए बता दूँ क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ इसको नहीं कहा है, खड़गे जी ने कहा है कि आप
इस तरह का जो काम कर रहे हैं, उसपे ना केवल सरकारी विभाग, आप रक्षा जो हमारा डिफेंस है, उसका भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये क्यों कहा उसका रेफरेंस समझ लीजिए। इसी तरह का एक आदेश अभी 1-2 महीना पहले रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया कि जो सैनिक छुट्टी में घर जाएँगे, वो छुट्टी में घर जाके सरकार की जो योजनाएँ हैं, जो सरकार की अच्छी बातें हैं, उनका प्रचार करेंगे। ऑफ़िशियली ये उनका अब काम दे दिया गया है। छुट्टी के समय भी आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। आप जाइएगा और उसमें दिया गया है इतनी जगह जाइए, इतने लोगों से मिलिए, इतना वो करिए। तो अब पूरी तरह से इस तंत्र के ऊपर पार्टी का कब्जा हो रहा है। अब जो सबसे इसमें विचित्र बात ये है कि भई ये खड़गे जी थे, खड़गे जी ने एक पत्र प्राइम मिनिस्टर को लिखा। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जवाब कहाँ से आया? नड्डा जी ने इसका जवाब दिया। अब नड्डा जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को इसमें गलत क्या लग रहा है? भई अब आप आपको लग भई आप जब कोई टेलीप्रॉम्प्टर से अगर कोई पढ़ रहा है तो इसमें कोई गलती तो है नहीं। तो उसी तरह से इसमें आपको गलत क्या लग रहा है? और नड्डा जी ने आगे कहा कि मैं ये जानकर मुझे अचंभा हो रहा है कि इसमें कांग्रेस को क्या गलत लग रहा है। और उनका ये कहना है कि सार्वजनिक साधन जो हमारे पब्लिक रिसोर्सेज हैं, आम आदमी का जो पैसा है, उसका उसके द्वारा इस रथ का उपयोग बिल्कुल सही है। अब एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये जो भी मामला था खड़गे जी का, उसको वो तो सरकार से लिखे थे, तो जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए था। ये पार्टी क्यों जवाब दे रही है? क्या सरकार और पार्टी एक ही है? हालाँकि ये सबको पता है कि सरकार और पार्टी एक ही है, लेकिन कम से कम जिसको कहते हैं ना शर्म लिहाज़ होता है कि आदमी ये दिखाता है नहीं सरकार अलग, पार्टी अलग। सरकार और पार्टी एक ही है। क्योंकि इस तरह की बातें कई बार हो चुकी हैं। अडानी जी को जब कोई भी अच्छा मैं इस पे बोल दूँ मेरे 1-2 दर्शकों को बहुत बुरा लगता है, आप अडानी जी क्यों बोलते हैं? अडानी जी मेरी आदत है, मैं जी या वो जनाब मैं आदर मतलब मैं किसी के साथ भी किसी व्यक्ति का नाम लूँगा तो जी और उसमें करना तो इसलिए अगर आपको भाई बुरा लग रहा है तो इसका इसका मेरे पास बहुत इलाज नहीं क्योंकि मैं तू तड़ाक वाला नहीं हूँ। मैं उस तरह की भाषा नहीं बोल पाता हूँ। मेरे किसी कुछ-कुछ लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन है कि आप अडानी जी क्यों बोलते हैं, अडानी जी क्यों बोलते हैं? खैर, तो अडानी जी का जब नाम आता है और कांग्रेस की तरफ से कोई कांग्रेस या विपक्ष या इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई अडानी बोल तो उसके बचाव में अडानी से ज़्यादा बीजेपी के लोग आ जाते हैं। बीजेपी के मंत्री तक आ जाते हैं। बीजेपी पार्टी उसका बचाव में उतर जाती है, बीजेपी के मंत्री उतर जाते हैं, बीजेपी के जो जो मतलब बहुत से लोग उसमें उतर जाते हैं। इसका क्या मतलब? उसी तरह से जब इंडिया गठबंधन ने ये डिसाइड किया कि हम उन ऐसे 14 पत्रकारों के कार्यक्रम में नहीं जाएँगे, जो नफ़रत फैलाते हैं, जिनका एक एजेंडा होता है, तो उसका सबसे ज़्यादा उन पत्रकारों को डिफेंड करने के लिए बीजेपी आ गई। बीजेपी से इसका क्या मतलब? भई ये इंडिया गठबंधन का अपना मामला है, उनको लगता है कि ये पत्रकार लोग ठीक काम नहीं कर रहे हैं और वो नफ़रत फैलाते हैं और उनका कहना है कि हम नफ़रत फैलाने वाले किसी भी काम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इससे बीजेपी का क्या लेना-देना? भई आपकी कोई साठगांठ है क्या उनसे? अब जो जो मूल बात है कि ये कार्यपालिका या ये जो व्यवस्था है, इसका सरकारीकरण नौकरी में रहते हुए हो जा रहा है। क्योंकि अभी एक और चीज़ मैं उसको भी थोड़ा कवर 1 मिनट में कवर कर लें। बहुत से आपको अब आजकल उदाहरण दिखाई दे रहे हैं जहाँ लोग नौकरी में हैं, आज इस्तीफ़ा दिए और सरकारी नौकरी में ये मान लीजिएगा। आज इस्तीफ़ा दिए, कल टिकट मिला, परसों इलेक्शन जीत गए और वो अब बीजेपी के प्रचारक हो। तो क्या ये जब उस दिन से पहले क्या ये निष्पक्ष रहे होंगे उस कुर्सी पे बैठ के? क्या ये अपने उस पद का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग जो भी है वो नहीं किए होंगे इलेक्शन के समय? और इस तरह के एक नहीं तमाम उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश के अभी 2022 के इलेक्शन में ईडी के एक डायरेक्टर साहब इन सर्विस छोड़े दूसरे दिन और वो पहले ही से बताना शुरू कर दिए थे कि हमें तो टिकट मिल रहा है, टिकट मिल रहा है। उनको टिकट मिल रहा था, इस्तीफा देते हैं, दूसरे दिन टिकट हो जाता है, इलेक्शन लड़ जाते हैं, जीत के आ गए। उत्तर प्रदेश में एक और कानपुर के पुलिस कमिश्नर साहब, अरुण साहब, पुलिस कमिश्नर हैं। इस आज इस्तीफा दिए, कल टिकट, परसों इलेक्शन। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि क्या ये लोग निष्पक्ष रहे होंगे? क्योंकि यहाँ तो एक अजीब-सी चीज़ और है कि जैसे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद से उठे और जाके मतलब राज्यसभा में पहुँच गए, उस रूलिंग पार्टी के चलते। यहाँ जनरल साहब जो देश की रक्षा के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, वो जब खत्म होता है अपना हालाँकि उनको क्योंकि उनके डेट ऑफ बर्थ का चक्कर था, तो अब वो इस्तीफा था कि पहले छोड़े कि
सुपर एनुएट हुए, वो एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन वो जब बाहर निकले फौज से, तुरंत दूसरे दिन आइए, इलेक्शन लड़के। तो क्या इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठे रहने वाले लोगों को निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो मान लीजिए फिर भी है, भई नैतिकता की बात है, नहीं करना चाहिए वो। लेकिन आप सरकारी मतलब सरकारी लोगों से आप प्रचार करवाने लगी, और वो भी प्रचार एक पार्टी विशेष का, ये तो बिल्कुल ही गैर वाजिब है। अलोकतांत्रिक नहीं, सबको चाहिए बिल्कुल। अ, मतलब इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। ये कोई जनरल रथ यात्रा, अच्छा एक चीज़ और समझिए, ये कोई जनरल रथ यात्रा नहीं है, कोई जनरल नहीं है कि आप पब्लिसिटी की बहुत वैन्स घूमती रहती हैं, क्योंकि वो एक अलग उसमें एक अलग पैसा कैसे निकाला जाता है, किसको कितना कट मिलता है, वो अलग बात है। ये साफ-साफ है कि ये 9 साल को ही प्रचारित करना है, 2014 के बाद को, जब देश आज़ाद हुआ 2014 में, उसके बाद की ही बातों को प्रचारित करना है। और कहा ये जा रहा है, एक्सप्लेनेशन ये दिया जा रहा है कि समाज के आखिरी व्यक्ति और वंचित वर्ग के को लाभ पहुँचाया, ये बात देख, अब वो भाषा को यहाँ गोल-मोल कर दे रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम ये देखने, वो कह रहे हैं कि हम जो वंचित वर्ग हैं उन तक ये पहुँच रहा है, इसको हमें बताना है। एक तो रथ के लोग इसके लिए तो ट्रेंड नहीं है, ना वो ऑडिटर हैं, वो मतलब ये क्या करना चाहते हैं? और दूसरा, ये ऐन आम चुनाव से पहले आपको एकदम से ये क्यों याद आया कि नहीं-नहीं इस तरह का कुछ काम किया जाता है जिसमें हम प्रचार करें सरकारी मशीनरी का उपयोग करके, सार्वजनिक पैसे का उपयोग करके, कि हमने क्या-क्या किया। मतलब पब्लिसिटी की भी हद है, और उसमें भी आप पब्लिसिटी में सरकारी मशीनरी को लगा रहे हैं। अब एक एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई, और लोग उसपे अब उसको मेरे ख्याल में लोग कहना भी छोड़ दिए हैं, टोकना भी बंद हो गया है। अब प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाते हैं तो वो एक सरकारी काम दिखाते हैं, और उसके साथ-साथ वो चुनाव रैली ज़रूर करते हैं। ये पिछले 4-6 साल का हम लोग सिलसिला देख रहे हैं। 50% ऑफ द टाइम वो कहीं जाएँगे, कोई छोटा-सा उद्घाटन करेंगे या झंडी दिखाएँगे, और उसके बाद वो चुनावी सभा में आ जाएँगे। और वो चुनावी इवन जो सरकारी कार्यक्रम है, वहाँ पे भी वो चुनावी बात करते करते रहते हैं। उन्होंने एक नया और शुरू किया है, ये लाभार्थियों का को इकट्ठा करना। लाभार्थियों को इकट्ठा कर लो। उत्तर प्रदेश में वो जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो आशा, जो हेल्थ वाली आशा बहुएँ बोला जाता है, एएनएम, उनको इकट्ठा कर लो। भई ये लोग तो नौकरी कर रहे हैं, एक आपके पास भीड़ हो गई, इन्हीं को भाषण दो, इन्हीं से ताली बजवाओ, इन्हीं से हाथ उठाओ, इन्हीं से जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलो, और ये सब करो। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारा कुछ दिखाया जाता है कि सरकारी है। इस तरह के तमाम, आपको अगर याद हो, 1-2 नहीं, तमाम इस तरह के इंसिडेंट हुए थे, जब डीएम ने अपने सिग्नेचर से कहा था कि भई आप सरकारी वो लगाइए, बस लगाइए सरकारी, और वहाँ केवल चुनावी भाषण होता है। राज्यपाल की मौजूदगी में होता है। पार्टी के नारे और झंडे लगते हैं। मेरा एक 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 व्यक्तिगत और चीज़ है, ये जो आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप 765 जिलों में जाएँगे, देश के हर जिले में जाएँगे, 2,69,000 पंचायतों में जाएँगे। आप मणिपुर के 16 जिलों में ज़रूर जाएँगे मुझे लगता है। क्या कहेंगे वहाँ? आपका सरकार का ये मुँह है कि वहाँ जाके कहें कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और कितना अमन-चैन है, और कितनी प्रगति के पथ पथ पर बढ़ रहे हैं? आप जम्मू-कश्मीर में तो बाहर बोल रहे हैं, जम्मू-कश्मीर के मणिपुर के 16 जिले हैं, जम्मू-कश्मीर में 20 जिले हैं। आप बड़ी-बड़ी बातें तो डींगे हाँक रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? बहुत अच्छा हो गया। 370 के बाद सब कुछ और अच्छा इम्प्रूव हो गया, तो इलेक्शन करवाइए। आप इन जिलों में क्या जाके बोलेंगे? आप मणिपुर और जम्मू-कश्मीर में क्या जाके बोलेंगे? दूसरा, एक और चीज़ मैं चलते-चलते एक बता दूँ, आप ये सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी में क्यों कराना चाह रहे हैं? यूनियन गवर्नमेंट की निगरानी में। ये अफ़सर वो लिए जा रहे हैं जो यूनियन गवर्नमेंट जिनका करता-धरता है। इस स्टेट के लोग नहीं लिए जा रहे हैं, जबकि काम स्टेट में जाना है। स्टेट के लोगों से, लोग इनसे बेहतर काम करते। उनको ज़्यादा ज़मीनी हकीकत पता थी। लेकिन नहीं, मतलब यूनियन गवर्नमेंट की निगरानी में। और मुझे एक चीज़ और लगती है कि अंत में कहीं भी कोई भी काम करिए, अ, कुछ भी करिए, तो एक उसका ध्येय होता है, उसका लक्ष्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। इस पूरी एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों कर रहे हैं? क्या लक्ष्य है? मतलब कुछ तो लक्ष्य होगा ना। आपको लगता है कि आपकी ये सब अच्छी-अच्छी बातें सुन के लोगों का वो मन बहलेगा, और लोगों को लगेगा कि आपने कितना बढ़िया काम कर दिया।
मणिपुर में लोगों को लगेगा जब आप ये भेजेंगे रथ और घूम-घूम के रथ हल्ला मचाएगा और उसपे स्पीकर स्पीकर सब लगेंगे और दिखाएगा कि आपने कितना अच्छा काम किया है। क्योंकि आप ये बार-बार इस तरह के काम करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता और भैया ये पब्लिक का पैसा है भई। आप एकदम से एक स्पेशल सेशन बुला लेते हैं। फिर आपको लगता है पहले बुला लेते हैं, फिर आप सोचना शुरू करते हैं कि अब क्या किया जाए अब क्या किया जाए? फिर आप उसमें कहते हैं कि नहीं, 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 वन नेशन वन इलेक्शन की हम एक कमिटी बना देंगे, उसको आप कुछ कन्फ्यूज़ करते हैं। फिर आप सेशन में कहते हैं कि हम महिला आरक्षण बिल पास करेंगे, लेकिन महिला आरक्षण लगे होगा का लागू कब से कम 5 साल हो सकता है 10-15 साल बाद। आप आप क्यों करते हैं ये? क्योंकि आप कुछ अप्रत्याशित, कुछ ये आप बिल्कुल बेचैन हो गए हैं कि आपको कोई वो फ़ॉर्मूला चाहिए, जिससे आपकी 2024 की नैया पार लगे। आपके इन सारे उससे, ये जो भी आप काम कर रहे हैं, ये स्पष्ट हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 2024 में आप किन मुद्दों को लेके चुनाव में जाएँगे और आपको ज़मीन खिसकती हुई साफ-साफ दिखाई दे रही है। ये संकल्प यात्रा और ये अगर सरकार में बैठे हुए लोग ही इलेक्शन जितवा रहे होते, तो इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी ये नहीं होता कि उसकी पार्टी फिर कभी हारती। जब जनता तैयार हो जाती है, तो क्या क्या सेक्रेटरी और क्या जॉइंट सेक्रेटरी और क्या डिप्टी सेक्रेटरी और क्या डायरेक्टर साहब, इनके बस से मेरे ख्याल में इफ़ेक्ट को कुछ कर सकते हैं, लोगों को तंग कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन अंत में तो जीत लोकमत की ही होगी। धन्यवाद। थैंक यू।